हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1150 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें हम ग्राम विकास प्रबंधन के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के जो पार्ट 3 बना दिए हैं उसे नहीं देखा तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है MGNREGA यानी कि MG नरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है। दोस्तों, यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि जो राज्य और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है। तो इस पर केंद्र 75% खर्च करता है और 25% कौन करता है? राज्य सरकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्मल ग्राम पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? फ्रेंड्स, निर्मल ग्राम जल पुरस्कार पेयजल स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू दिया जाता है। ये इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और इसमें ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। स्वच्छता के मामले में इसमें 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का प्रावधान किया जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई थी? दोस्तों, इनमें से कौन सी योजना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई थी? तो वो की गई थी श्री निकेतन योजना। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसे कब शुरू किया गया था? 1920 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी हेल्प ली थी, यानी कि किसकी सहायता से इसको शुरू किया था? तो आप ध्यान रखेंगे LM हस्ट के द्वारा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इस योजना की शुरुआत पहले 8 गाँवों में की गई थी, उसके बाद 15 ग्रामों में स्टार्ट की गई थी। आपको एक योजना और ध्यान रखना है, सेवाग्राम योजना। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 1936 में। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई। जो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी, सबसे पहले आपको उसकी डेट ध्यान रखना है, कब शुरू किया गया था इसको? 20 नवंबर 2016 को। तो आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश के किस जिले से इसकी शुरुआत की गई थी? तो किस जिले से की गई थी? आगरा से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यानी DDUGGJ कब प्रारंभ की गई? दोस्तों, इसकी शुरुआत कब की गई थी? आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी शुरुआत 25 जुलाई 2015 को इसको शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जितने भी गांव थे सबके अंदर विद्युतीकरण करने के लिए इसको शुरू किया गया था, तो आप ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के कितने पिछड़े जिलों में लागू किया गया था? यानी नरेगा की बात हो रही। फ्रेंड्स, आप सबको पता होना चाहिए, नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को नरेगा को शुरू किया गया। तो प्रारंभ में इसे जो शुरू किया गया था 200 जिलों में शुरू किया गया था। आपसे अगर पूछें कि किस जिले से इसकी शुरुआत की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है अनंतपुर से। और अनंतपुर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। लेकिन 1 अप्रैल 2008 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब ये इसका नाम नरेगा था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए महिलाओं की भागीदारी इसमें कितनी होती है, तो इस योजना में महिलाओं की भागीदारी होती है 33%। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 200 जिलों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? यानी कि नाबार्ड की आपसे पूछा गया है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 में। और किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? आप ध्यान रखेंगे, शिवरामन समिति के आधार पर। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, जो नाबार्ड है इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। आप इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड में स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड यानी NFDB, इसकी स्थापना हैदराबाद के अंदर की गई। तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में। और कब की गई थी? आप ये भी ध्यान रखें, 2006 में। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NAFED की स्थापना का उद्देश्य है। दोस्तों, इसका उद्देश्य आपसे पूछा गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? कृषि उपजों को सरकारी विपणन के लिए
तो इसका उद्देश्य था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेफेड की शुरुआत कब हुई थी? तो आप ध्यान रखें 2 अक्टूबर 1958 को। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, इस डेट को ध्यान रखें, इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ट्राइफेड का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों, ट्राइफेड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे 1987 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो जनजाति लोगों को शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने के लिए इसको शुरू किया गया था, ताकि उनके द्वारा जो वस्तुएं तैयार की जा रही हैं उनको अच्छे से अच्छे दाम मिल सकें। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन में अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों पर किस सब्सिडी का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों, किसका करता है? तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आप डायरेक्ट ऑप्शन ध्यान रखें, व्यापार को विकृत करने वाले सभी घरेलू समर्थन का उपाय। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इजी क्वेश्चन है, आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहते हैं, किसे कहते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पहला है कृष्ण क्रांति एथेनॉल, सही है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और उत्पादन से, सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, ये भी सही है। रजत क्रांति हीरा उत्पादन से, ये क्या है? गलत है। तो आपको गलत ही बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा और कुक्कुट उत्पादन से। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट में मनरेगा के लिए आवंटित धनराशि है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिलने के, ऐसे क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो आपसे पूछा गया जो 2022-23 का बजट जारी किया गया है, उसमें मनरेगा के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? दोस्तों, कितनी धनराशि का किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे 73,000 करोड़ रुपये का। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितने का बजट पेश किया गया है, तो कितने का किया गया है? तो आप ये भी ध्यान रखेंगे 65,000 करोड़ रुपये का। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत का विकास लक्ष्य भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का था? दोस्तों, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो कब से कब तक थी? आप सबसे पहले आपको डेट ध्यान रखना है, 2012 से 2017 तक। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया था, कितना रखा गया था? तो आप ध्यान रखेंगे 8%। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे 1 जून को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन राज्य और जिले के बीच सामान्य व्यय यानी राज्य और जिले के बीच के में जो संबंध स्थापित करता है, कौन करता है? जिलाधीश। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? दोस्तों, इनमें से किसे लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे, किसे कहते हैं? स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला विभाजित होता है। दोस्तों, जिला विभाजित किस में होता है? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जिला किस में विभाजित होता है? उपखंड में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बुक में इसका आंसर पंचायत दिया गया, जो कि मेरी नज़र में गलत है, क्योंकि उपखंडी किस में विभाजित होता है? पंचायतों में। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपखंड विभाजित होता है। दोस्तों, जो उपखंड होता है वो किस में विभाजित होता है? तो आप ध्यान रखेंगे पंचायतों में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? दोस्तों, जो कलेक्टर का पद है, इसका सृजन किसने किया था? आपको ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे। और कब किया था? आप ध्यान रखें 1772 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जिलाधीश के पद का निम्न में से कौन सा दायित्व है? दोस्तों, जो जिलाधीश का पद है, इनमें से कौन सा उसका दायित्व होता है? कलेक्टर का भी होता है, जिलाधिकारी का भी होता है, जिलाधीश व विकास पदाधिकारी का। तो इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो क्या कहलाता है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, जिलाधीश अनेक कार्य करता है, तो आपसे पूछा गया है जब ये राजस्व वसूली कार्य करता है तो इसे क्या कहते हैं, कलेक्टर। तो इसके नाम से ही समझ सकते हैं, कलेक्ट करना यानी कि वसूली करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, कलेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। तो इजी क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में भी करा चुका हूँ। तो जनजाति समाज और कृषक समाज में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने वाले सबसे कम त्रुटि होती है। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि किस में होती है। तो किस में होती है, आपको ध्यान रखना है, इनवार फीता में। इनवार फीता से हम जब किसी को मेज़र करते हैं तो उससे क्या होता है, सबसे कम त्रुटि होती है, सबसे कम एरर होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटे खसकों का मापक होता है। दोस्तों जो छोटे खसके होते हैं उसका मापक किससे किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, उसका किया जाता है साधारण चेन से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामांगी आयुक्त का मुख्य कार्य है। दोस्तों सामांगी आयुक्त होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो क्या होता है, समन्वय करना, नियंत्रण करना और मॉनिटरिंग करना। किसी भी योजना का समन्वय करना, नियंत्रण करेगा और मॉनिटरिंग करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिलाधीश के पद से संबंधित विरोधाभास ये है कि, तो जिलाधीश का जो पद है उससे संबंधित विरोधाभास क्या है। तो ये क्या है, ये कार्य तो करता है लेकिन तो राज्य सरकार के लिए, लेकिन उसके पद की शर्तें नियंत्रित होती हैं केंद्र सरकार से। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके द्वारा जो अधिकारी होता है आईएएस या पीसीएस का वरिष्ठ अधिकारी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, तो ज़्यादातर आईएएस ही बनते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद तथा संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो किस संविधान में किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 33 में इसका यूज़ किया गया है और जिला न्यायाधीश के संदर्भ में इसे देखने को मिला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी DRDA कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी। दोस्तों जो DRDA था इसकी शुरुआत कब हुई थी, आप ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1999 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यक्रम संचालन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को किन संस्थाओं के साथ समन्वय बनाना आवश्यक होता है। तो किसके साथ समन्वय बनाना होता है, पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी समन्वय में बनाना होता है, एनजीओ के साथ भी और बैंक के साथ भी, यानी कि तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण पंचायतों के कार्यों को संपन्न करते हैं। तो ये क्या है, ये कथन क्या है, गलत है इसके बारे में। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण यानी कि DRDA का प्रमुख कार्य है। दोस्तों प्रमुख इसका कार्य क्या होता है, पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय की स्थापना, सही है, गरीबी कम करने में कार्यकारी तथा तकनीकी सहायता देना। तो दोनों ही ऑप्शन क्या हैं, ए और बी करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, जिला विकास अधिकरण यानी DRDA के शासी निकाय के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। तो ये वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन करता है, सही है, नीति निर्देश का कार्य करता है, सही है, योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी की व्यवस्था करता है। तो ये भी क्या है, इसके बारे में सही है। तो तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, DRDA के सदस्य निम्नलिखित में से कौन होते हैं। तो DRDA के जो सदस्य होते हैं कौन होते हैं, जिले के सांसद भी होते हैं और विधायक भी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों बुक में इसका आंसर केवल ए दे रखा है जो कि गलत है, और जो DRDA के सदस्य होते हैं जिले के सांसद और विधायक दोनों होते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण यानी DRDA के शासी निकाय में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। तो जिला वन अधिकारी शामिल होते हैं, जिला नियोजन अधिकारी शामिल होते हैं, जिला पशुपालन अधिकारी ये भी शामिल होते हैं। तो तीनों ही क्या हैं, शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। DRDA की स्थापना 1999 में की गई, आप इसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, DRDA के शासी निकाय में सम्मिलित नहीं है। तो DRDA के जो
शासी निकाय होता है उसमें कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो जिला लीड बैंक के अधिकारी शामिल होते हैं, परिवार कल्याण के पदाधिकारी ये भी शामिल होते हैं, जिला पशुपालन अधिकारी ये भी शामिल होते हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा DRDA का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान रखें, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का प्रमुख एक अंशकालिक कार्यकारी अधिकारी होता है। तो ये क्या है, इसके बारे में गलत है। इसका जो अधिकार होता है पूर्णकालिक कार्यकारी प्रमुख होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, अंशकालिक नहीं होता, क्या होता है, पूर्णकालिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन अर्ध सरकारी संगठन है? तो इनमें से कौन सा अर्ध सरकारी संगठन है आपको बताना है। कृषि एवं पशुपालन विभाग भी अर्ध सरकारी संगठन है, राज्य विद्युत बोर्ड भी अर्ध सरकारी संगठन है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा बीडीओ का पूरा नाम है। तो बीडीओ ये वाला है, ये ना समझे वीडियो, तो ये होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, लेकिन इसका क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा DRDA की कमजोरियों में कौन सा एक शामिल नहीं है? तो DRDA की कमजोरियों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो आप ध्यान रखेंगे प्रशिक्षित कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता। तो ये क्या है, इसकी कमजोरियों में शामिल नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहभागिता से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आपको बताना है सहभागिता होती है, इससे क्या मतलब होता है? तो क्या मतलब होता है, आम जनता का शासन के कार्यों में भागीदारी, क्या कहलाती, सहभागिता। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जन सहभागिता का प्रकार है? दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा जन सहभागिता का प्रकार है। तो जानकारी चाहने वाले नागरिक, सुझाव देने वाले नागरिक, सेवाओं की मांग करने वाले नागरिक, ये सब क्या है, सहभागिता के आयोग के अनुसार होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शासन में निम्न नागरिकों की भागीदारी किस प्रकार का क्रियाकलाप है? दोस्तों शासन में नागरिकों की भागीदारी किस प्रकार का क्रियाकलाप है, आप ध्यान रखेंगे, ये होता है द्विपक्षीय। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासन में जन सहभागिता की भूमिका के विषय में क्या सत्य है? दोस्तों आपको बताना है इनमें से क्या सत्य है। तो निर्णय के निर्माण में भूमिका, निर्णयों के कार्यान्वयन में भूमिका, तो ये भी क्या इसमें सही है, मूल्यांकन में सहभागिता। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विकास को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, ये कथन किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? दोस्तों ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे, ये है 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैर सरकारी संगठन वो है जो अपने स्वायत्त शासी मंडल के द्वारा संचालित होता है, ये कथन किस संस्था से संबंधित है? दोस्तों ये कथन किस संस्था से संबंधित है? तो आप ध्यान रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ से। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। आप इसको भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, गैर सरकारी संगठन के संबंध में सत्य है। तो गैर सरकारी संगठन के संबंध में सत्य कौन सा है? इसके कर्मचारी वैधानिक अवैधानिक होते हैं, सही है। ये स्वयं से प्रशासित होते हैं, ये भी सही है। ये कुछ व्यक्तियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, तो ये भी इसके बारे में सही है। ये तीनों ही इस ऑप्शन इसके बारे में क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी संगठन की विशेषताएं हैं? तो इनमें से कौन सी हैं? इन संस्थाओं की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, ये भी सही है। ये संस्थाएं स्वनिर्मित कानून से ही संचालित होती हैं। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समाज कल्याण बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष कौन था?
दोस्तों समाज कल्याण बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष कौन था, आप इसको ध्यान रखेंगे, ये थी दुर्गाबाई देशमुख। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैर सरकारी संगठन को लोकतांत्रिक सरकार का कौन सा स्तंभ माना जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोकतांत्रिक सरकार का चौथा स्तंभ कौन होता है, जिसे आप कहते हैं मीडिया। मीडिया कहते हैं। आपसे पूछा गया है गैर सरकारी संगठन लोकतांत्रिक सरकार का कौन सा संगठन माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है, पांचवा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई। दोस्तों समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, आप ध्यान रखेंगे 1953 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। और समाज कल्याण बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, ये बनी थी दुर्गाबाई देशमुख। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैर सरकारी संगठनों को संस्थागत स्वरूप किस पंचवर्षीय योजना में प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया, आपको ध्यान रखना है 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अशोक मेहता समिति ने स्थानीय स्वशासन में द्विस्तरीय व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, गैर सरकारी संगठन के कितने मौलिक अंग होते हैं। दोस्तों कितने मौलिक अंग होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये होते हैं 9। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी संगठन का मौलिक अंग है। तो साधारण सभा, पदाधिकारी, प्रबंध कार्यकारी समिति। तो ये सभी क्या हैं, गैर सरकारी संगठन के मौलिक अंग। तो इसमें क्या ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक की शब्दावली में गैर सरकारी संगठनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। दोस्तों विश्व बैंक की जो शब्दावली होती है, तो इसमें गैर सरकारी संगठनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 2 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिशा निर्धारण की दृष्टि से गैर सरकारी संगठनों की श्रेणियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं। दोस्तों इनमें से कौन सी हैं आपको बताना है। तो परोपकारी, धर्मार्थ संगठन, सहभागिता संगठन। तो दोनों ही क्या हैं, दिशा निर्धारण की दृष्टि से गैर सरकारी संगठनों की श्रेणियाँ। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी संगठन की विशेषताएं हैं। दोस्तों इनमें से आपको बताना है इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहला, इन संस्थाओं की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, सही है। इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ये भी सही है। ये संस्थाएं स्वनिर्मित कानून से ही संचालित होती हैं, ये भी इसके बारे में क्या है, सही है। तो ये गैर सरकारी संगठन की तीनों ही क्या हैं, विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैर सरकारी संगठनों के संबंध में सत्य नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये संस्थाएं सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ये इसके बारे में क्या है, गलत बात है। जबकि ये क्या होती हैं, ये एक निजी संस्था होती है, यानी कि गैर सरकारी संगठन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, गैर सरकारी संगठन किस कानून के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करते हैं। तो किस कानून के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करते हैं, स्वैच्छिक संस्था समिति पंजीकरण कानून 1860 के द्वारा, सही है। राज्य सरकार के कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड, तो ये इसकी भी द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1903 मद्रास में आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किस गांव में हुआ। दोस्तों मद्रास में आदर्श ग्राम योजना थी, तो उसका प्रारंभ किस गांव में हुआ था, आप ध्यान रखेंगे सुंदरम गांव में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना की शुरुआत किसने की थी, तो आप इनके नाम को ध्यान रखेंगे, डेनियल हैमिल्टन। क्या नाम है इनका, डेनियल हैमिल्टन। तो इससे एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता पाई जाती है। इजी क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने के कारण हैं। तो क्या परंपरा, भाग्यवादी व रूढ़िवादी प्रथा, ये सब क्या है, ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण समाज प्रकृति के समीप होता है, इसके पीछे किन कारणों को उत्तरदायी माना जाता है। तो भोजन संग्रहण करते हैं, सही है। मत्स्य पालन, कृषि, ये सब क्या है, ग्रामीण समाज के प्रकृति के समीप होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण समाज क्षेत्रीय सामूहिकता के स्थान पर अब किस प्रतिरूप को बढ़ावा मिल रहा है। दोस्तों किसे मिल रहा है, व्यक्तिवाद को।
ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता के ह्रास होने का मुख्य कारण है। तो सबसे पहला नागरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकरण, ये सब क्या है ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता के ह्रास होने के प्रमुख कारण। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन के मुख्य कारण क्या हैं। तो सबसे पहला पंचायती राज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है आर्थिक संरचना में परिवर्तन किया गया है, मताधिकार की संरचना स्वतंत्रता दी गई है। तो ये सभी क्या है ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन के मुख्य कारण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ की स्थापना किस समाज सुधारक द्वारा की गई। दोस्तों जो भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ था, इसकी स्थापना किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने ही सेवाग्राम योजना के अंतर्गत चलाए गए कार्यक्रम थे इसी के अंतर्गत, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियन विलेज सर्विस योजना के प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों इंडियन विलेज सर्विस योजना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे WH फिशर को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने इसकी शुरुआत कब की थी, आप ध्यान रखें 1945 में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर ने किस गांव से ग्रामीण विकास उद्देश्य हेतु विकास कार्य प्रारंभ किया। दोस्तों किस गांव से स्टार्ट किया था। तो आप ध्यान रखेंगे महेवा से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए करेक्ट हो जाएगा। तो महेवा कहाँ पर है, आप ध्यान रखेंगे इटावा ज़िले में, जो उत्तर प्रदेश का इटावा जिला उसके अंदर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को किस आधार पर दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को किस आधार पर दिया जाता है। दोस्तों किस आधार पर दिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे भूमि के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपयोग नहीं कर सकता। तो आपको पता ही है किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उससे आप खेतों के लिए बीज खरीदने के लिए उर्वरक खरीद सकते हैं, कीटनाशक दवाएं खरीद सकते हैं, लेकिन उससे अपना कर्ज नहीं दे सकते। किसान अपना कर्ज चुकाने के लिए नहीं कर सकते, किससे, किसान क्रेडिट कार्ड से। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया। तो उद्योग को बढ़ावा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इसी क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, आप ध्यान रखेंगे 1956 से लेकर 1961 तक। तो आप ध्यान रखेंगे, और इसका जो मॉडल था PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना के अंतर्गत सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया। दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना में सूखा प्रवृत्त क्षेत्र चलाया गया। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1969 से लेकर 1974 तक। और जो सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम था वो कब चलाया गया था। तो आप इसकी डेट ध्यान रखेंगे 1973। तो आप ये ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था ग्राम समाज एवं विकास का पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने ग्राम विकास प्रबंधन के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी तरीके से हम आपको टॉपिक बाय 2 से 3 दिन के अंदर वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो अगर आप 1 या 2 दिन वीडियो ना आया करें तो आप परेशान ना हुआ करें, क्योंकि आप सब जानते हैं अगर मैं 25 क्वेश्चन कराता और डेली वीडियो देता तो आप सब लोग खुश रहते। लेकिन आपको दूसरे तीसरे दिन मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ जाता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैं रूम के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सब कुछ बंद करना पड़ता है ताकि आप आवाज़ मतलब जो इसके साउंड क्वालिटी है वो बेकार ना हो। तो आपसे उम्मीद है वीडियो को लाइक करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।